ऋषिकेश के वनात्रा रिजॉर्ट में 10,000 रुपए के बदले एक्स्ट्रा सर्विसेज पुलकित आर्या, जो कि बीजेपी एमएलए विनोद आर्या के बेटे, 0 एफआईआर रेवेन्यू पुलिस डिपार्टमेंट से यह सबूत को दबाने विधायक रेणु बिष्ट द्वारा बुलडोजर चलवा दिया जाता है। दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा। जागो उत्तराखंड के संपादक भी थे। इनकी गिरफ्तारी डिफेंस द्वारा लगातार ये कहा जा रहा था कि ये मामला सुसाइड का है। लास्ट सीन थ्योरी। अंकिता भंडारी केस पूरे सिस्टम और समाज को आईना दिखा। 18 साल की एक मासूम लड़की, जिसका सिर्फ एक ही सपना था, अपने पैरों पर खड़े होने का, अपने परिवार का सहारा बनने का। एक नौकरी के जरिए वो अपना सपना पूरा करने जा रही थी। शायद उसे नहीं पता था कि ये नौकरी असलियत में उसे ले जा रही है एक जहन्नुम के नजदीक, क्योंकि नौकरी ज्वाइन करने के महज 21 दिन बाद हो जाती है अंकिता भंडारी की मौत। अंकिता भंडारी दोब श्रीकोट, पौड़ी गढ़वाल, उत्तराखंड की रहने वाली थी। 2021 में देहरादून के श्री राम इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट में वो दाखिला लेती हैं 1 साल का कोर्स करने के लिए। लेकिन अंकिता के पिता, जो कि एक सिक्योरिटी गार्ड होते हैं, उनकी नौकरी अचानक से छूट जाती है और इस पैसों की तंगी की वजह से अंकिता को अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ देनी होती है। कोविड का दौर खत्म हो चुका था। लॉकडाउन के बाद होटल इंडस्ट्रीज धीमे धीमे अपने पैरों पर खड़ी हो रही थी। इसी बीच 28 सितंबर 2022 को ऋषिकेश के वनात्रा रिजॉर्ट में अंकिता एक रिसेप्शनिस्ट के रूप में अपनी पहली नौकरी पाती हैं। 10,000 मासिक सैलरी। पिता द्वारा अपनी बेटी अंकिता भंडारी को जिंदा अंतिम बार उसी दिन देखा गया था जो उसकी नौकरी ज्वाइन करने का पहला दिन था। चूंकि रिजॉर्ट एक रिमोट लोकेशन में था, ऐसे में रिजॉर्ट के मालिक पुलकित आर्या की अनुमति के बाद अंकिता भंडारी को रिजॉर्ट परिसर में रहने के लिए कमरा दे दिया जाता है। 17 सितंबर 2022 अंकिता की हत्या के एक दिन पहले अंकिता को अपने कमरे से नीचे बेसमेंट के कमरे में शिफ्ट होने को कहा जाता है। कारण ये बताया जाता है, गेस्ट की संख्या अचानक से बढ़ गई है और ऐसे में अंकिता का जो रूम था वो गेस्ट को देना है। होटल के एक स्टाफ अभिनव द्वारा ये बताया जाता है कि 18 सितंबर 2022 हत्या वाले दिन उसने देखा कि अंकिता के कमरे में पुलकित आर्या पीछे से अंकिता के मुंह को जबरन दबाने का प्रयास कर रहे थे, जिससे कि अंकिता फोन पर किसी से मदद न मांग सके। अंकिता चीख चिल्ला रही थी, लेकिन पुलकित द्वारा अंकिता को पीछे से पकड़े रहा गया और इसके बाद दरवाजा बंद हो जाता है। पुलकित अंकिता के कमरे में 1 घंटे तक वहीं रहते हैं। 18 सितंबर 2022 को अंकिता के माता पिता जब अंकिता को कॉल करते हैं और पेरेंट के कॉल का कोई जवाब अंकिता द्वारा नहीं दिया जाता है, तो वो अंकिता को खोजने निकलते हैं। अंकिता के एक दोस्त पुष्पदीप भी उसे लगातार कॉल करते हैं, पर अंकिता का कोई जवाब नहीं आता है। पुष्पदीप का संदेह और बढ़ता इसलिए चला जाता है क्योंकि अंकिता द्वारा फोन कॉल पर पुष्पदीप को ये बताया गया था कि अंकिता का उत्पीड़न रिजॉर्ट में किया जा रहा है और 10,000 रुपए के बदले किसी एक गुमनाम वीआईपी को एक्स्ट्रा सर्विसेज देने का उस पर दबाव भी बनाया जा रहा है। अंकिता के पिता वीरेंद्र सिंह द्वारा लापता अंकिता की तलाश के लिए पुलिस की मदद लेने का प्रयास किया जाता है, लेकिन पुलकित आर्या, जो कि बीजेपी एमएलए विनोद आर्या के बेटे, और अंकित आर्या, जो कि उत्तराखंड ओबीसी कमीशन के वाइस प्रेसिडेंट थे, उनके भाई थे और ऐसे रसूखदार परिवार के खिलाफ कहीं भी पुलिस रिपोर्ट नहीं लिखी जाती। वीरेंद्र सिंह द्वारा अगले 12 घंटे में 3 पुलिस थाने, पौड़ी थाना, मुनि की रेती थाना, ऋषिकेश के कोतवाली थाना में अंकिता के गुमशुदगी की एफआईआर लिखाने की कोशिश की जाती है, पर किसी भी पुलिस स्टेशन में उनकी रिपोर्ट नहीं लिखी जाती। बताया जाता है कि जिस एरिया की घटना है वो पुलिस थाने के जुरिस्डिक्शन के बाहर आता है। हालांकि 0 एफआईआर, जो कि ऐसे मामलों में तुरंत दर्ज किया जाता है और उसमें जुरिस्डिक्शन से कुछ भी लेना देना नहीं होता, इस प्रणाली को, इस प्रक्रिया में पूरी तरीके से अनदेखा कर दिया गया और वीरेंद्र सिंह को राजस्व पुलिस अर्थात रेवेन्यू पुलिस के पास जाने के लिए कहा जाता है।
यहाँ पर ये बताते चलते हैं कि उत्तराखंड जैसा राज्य जहाँ पर क्राइम रेट काफी कम है, वहां पर ये पैरेलल प्रणाली भी चलती है, जहाँ पर राजस्व डिपार्टमेंट के अधिकारी भी पुलिसिया प्रक्रिया में शामिल हो जाते हैं। इससे कॉस्ट कटिंग सरकार की होती है। इन सबके बीच 19 सितंबर 2022 को रिजॉर्ट के मालिक पुलकित आर्या द्वारा अंकिता की गुमशुदगी की बात राजस्व पुलिस के अधिकारी वैभव प्रताप सिंह से की जाती है, लेकिन वैभव प्रताप सिंह बिना किसी कार्रवाई या रिपोर्ट लिखे छुट्टी पर चले जाते हैं। इसी बीच 24 सितंबर 2022 को उत्तराखंड के स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स द्वारा अंकिता की लाश को चिल्ला नहर के बैराज से बरामद किया जाता है। वीरेंद्र सिंह, जो कि पुलिसिया कार्रवाई से बेहद नाखुश थे, इनके द्वारा देहरादून के बड़े अधिकारियों, जिसमें कि राज्य की महिला आयोग की अध्यक्ष, उत्तराखंड विधानसभा के स्पीकर और डीजीपी अधिकारियों के साथ साथ कुछ स्थानीय अखबार, जिसमें कि जागो उत्तराखंड आदि शामिल हैं, इनसे संपर्क किया जाता है। और जब इन बड़ी अथॉरिटीज और मीडिया द्वारा मामला को हाईलाइट किया जाता है, तब जाकर रेवेन्यू पुलिस डिपार्टमेंट से यह मामला ट्रांसफर होता है रेगुलर पुलिस डिपार्टमेंट। 23 सितंबर 2022 अंकिता भंडारी के मर्डर के 5 दिन बाद तत्कालीन मौजूदा विधायक रेणु बिष्ट द्वारा, जिनका एक दूसरा रिजॉर्ट उसी एरिया में चलता था जिस कमरे में अंकिता रहती थी, उस कमरा और उसके आसपास के एरिया पर बुलडोजर चलवा दिया जाता है और अगले ही दिन पुलिस जांच की वजह से वो एरिया सील होने के बावजूद उसमें आग लग जाती है। शुरू में सरकार द्वारा त्वरित न्याय के रूप में देखा गया, लेकिन डीएम द्वारा सरकार की किसी भी तरह की संलिप्तता से इनकार किया जाता है। बाद में मामला लक्ष्मण झूला पुलिस को सौंप दिया जाता है, जिनके द्वारा तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया जाता है और पूछताछ में इन तीनों के द्वारा इस घटना को अंजाम देने की बात कबूल की जाती है। तीनों दोषियों के अनुसार पुलकित आर्या और अंकिता भंडारी की किसी बात को लेकर गहमागहमी हुई थी और इस मामले को सॉर्ट आउट करने के लिए वो किसी थर्ड प्लेस पर जाना चाहते थे, लेकिन रास्ते में पुलकित आर्या और अंकिता के बीच झगड़ा काफी बढ़ जाता है और ऐसे में हीट ऑफ द मोमेंट में तीनों दोषियों के द्वारा अंकिता को स्थानीय चिल्ला कैनाल में धक्का दे दिया जाता है। अंकिता की इनिशियल पोस्टमार्टम एम्स ऋषिकेश में होती है और रिपोर्ट में बताया जाता है कि अंकिता की मौत डूबने की वजह से हुई थी और उन पर बल का प्रयोग भी किया गया था और अंकिता के शरीर पर कई चोट के निशान भी पाए गए थे। अंकिता के परिवार पोस्टमार्टम रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं होते हैं। उनके द्वारा ये कहा जाता है कि जब तक प्रशासन अंकिता की अंतिम ऑटोप्सी रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं करती, उनके द्वारा अंकिता का अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही अंकिता के परिवार द्वारा जिस स्थिति में, जिस कमरे में अंकिता रहती थी, वहां पर बुलडोजर चला और आग लगती है, इसमें सबूत को दबाने और मामले से छेड़खानी करने का भी आरोप लगाया जाता है। स्थानीय प्रशासन और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा अपील की जाती है और इस पूरी घटना को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण भी बताया जाता है और उनके द्वारा ये कहा जाता है कि इस पूरे मामले की कार्रवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में की जाएगी और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाएगी। हालांकि पिता वीरेंद्र सिंह द्वारा यह आरोप भी लगाया जाता है कि प्रशासन उन पर लगातार दबाव डाल रहा था और जबरन अंकिता की मां को अस्पताल में भर्ती करा दिया जाता है और अंकिता के अंतिम संस्कार में अंकिता की मां नहीं शामिल हो पाती। हालांकि प्रेशर ग्रुप्स और अंकिता के पिता द्वारा इस पूरे मामले की जांच सीबीआई द्वारा हो, इसके लिए न्यायालय में अपील की जाती है। इसी बीच दिसंबर 2022 में पुलिस द्वारा तीनों आरोपियों के खिलाफ 500 पन्ने की चार्जशीट दाखिल कर दी जाती है। पुलिस द्वारा इस मामले की जांच के लिए एसआईटी बनाई गई थी और मार्च 2023 में एसआईटी द्वारा तीनों आरोपियों, जिसमें मुख्य आरोपी पुलकित आर्या, जो कि एक भाजपा मंत्री के बेटे थे, उन पर मर्डर, मोलेस्टेशन और इलीगल ट्रैफिकिंग का आरोप लगाया जाता है, जबकि रिजॉर्ट के मैनेजर सौरभ भास्कर और असिस्टेंट मैनेजर अंकित गुप्ता पर मर्डर,
और सबूतों को मिटाने का प्रयास करने का आरोप होता है। कुछ प्रेशर ग्रुप्स और अंकिता के माता पिता द्वारा ये आरोप लगाया जाता है कि हत्या से पहले आरोपियों द्वारा अंकिता का बलात्कार किया गया था। दिसंबर 2023 में अदालत में गवाही देते हुए जेसीबी ड्राइवर दीपक ये बताते हैं कि वनात्रा रिजॉर्ट के पर्टिकुलर पोर्शन का डिमोलिश करने के लिए उसको निर्देश दिया गया था विधायक रेणु बिष्ट और एसडीएम के द्वारा, और एप्रोप्रिएट अथॉरिटी की मौजूदगी में ही उसके द्वारा उस एरिया को डिमोलिश किया गया था। 24 सितंबर को बीजेपी द्वारा उनके एमएलए विनोद आर्या और उनके दूसरे बेटे अंकित आर्या, जो कि उत्तराखंड के ओबीसी कमीशन के वाइस प्रेसिडेंट थे, इनको जब पुलकित आर्या इस मर्डर का कन्फेशन कर लेते हैं उसके बाद निष्कासित कर दिया जाता है। लेकिन यमकेश्वर के विधायक रेणु बिष्ट, जिनके खिलाफ अदालत में गवाही भी होती है और सबूतों को नष्ट करने का आरोप भी लगता है, वो अपने पद पर बनी रहती हैं। रेवेन्यू पुलिस के अधिकारी पटवारी वैभव सिंह, जो कि इस संबंध में एफआईआर नहीं लिखते हैं और छुट्टी पर चले गए थे, इनको निलंबित कर दिया जाता है। बाद में पुष्कर सिंह धामी द्वारा जो एसआईटी बनाई गई थी उसके द्वारा इनकी गिरफ्तारी भी होती है। एक स्वतंत्र पत्रकार आशुतोष नेगी, जो कि जागो उत्तराखंड के संपादक भी थे और इस पूरे अंकिता भंडारी केस में काफी ज्यादा सक्रिय और मुखर रहे, इनकी गिरफ्तारी हो जाती है। हालांकि गिरफ्तारी किसी स्थानीय के SC/ST एक्ट में किसी शिकायत के मामले में हुई थी, लेकिन अथॉरिटी द्वारा यह भी कहा गया था कि अगर नेगी की संलिप्तता अंकिता भंडारी केस में किसी भी प्रकार से पाई गई तो इनको कड़ी सजा मिलेगी। और अथॉरिटीज द्वारा यह भी कहा जाता है कि आशुतोष नेगी अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए इस मामले के द्वारा समाज में अराजकता और डिसऑर्डर फैलाने का प्रयास कर रहे थे। 30 मई 2025 को कोटद्वार न्यायालय के एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज द्वारा इस मामले में फाइनल वर्डिक्ट दिया जाता है, जिसमें मुख्य आरोपी पुलकित आर्या, जो कि वनात्रा रिजॉर्ट के मालिक थे और पूर्व भाजपा एमएलए विनोद आर्या के बेटे थे। पुलकित आर्या के साथ इनके साथी वनात्रा रिजॉर्ट के मैनेजर सौरभ भास्कर और एसोसिएट मैनेजर अंकित गुप्ता पर 19 वर्षीय रिसेप्शनिस्ट अंकिता भंडारी की हत्या के मामले में आईपीसी की धारा 302 मर्डर, सेक्शन 354 असॉल्ट और महिला की शील भंग करने की मंशा से बलपूर्वक प्रयास, सेक्शन 120B क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के तहत दोषी ठहराया जाता है। अदालत में प्रोसिक्यूशन द्वारा ये कहा जाता है कि अंकिता का मर्डर हुआ था और वो एज अ रिसेप्शनिस्ट जब से ज्वाइन की थी उन पे लगातार गलत तरीके से प्रेशर डाला गया था, जबकि डिफेंस द्वारा लगातार ये कहा जा रहा था कि ये मामला मर्डर का नहीं बल्कि सुसाइड का है और अंकिता अपने परिवार और अपने जाती जिंदगी में खुश नहीं थी और वो किसी मित्र से शादी करना चाहती थी और ऐसा न होने की स्थिति में वो सुसाइड कर लेती है। प्रोसिक्यूशन द्वारा मृतका के व्हाट्सएप चैट का हवाला देते हुए ये भी कहा जाता है कि जिस दिन से अंकिता एज अ रिसेप्शनिस्ट वहां पर ज्वाइन हुई थी और उनके मरने तक की तारीख तक आरोपियों द्वारा उन पर लगातार अनड्यू बेनिफिट लेने का प्रेशर लगाया जा रहा था और इस पूरे मामले से अंकिता मानसिक तौर पर बेहद परेशान हो चुकी थी। और इन्हीं चैट में ये भी खुलासा होता है कि अंकिता वे रिजॉर्ट छोड़ना चाहती थी और एक चैट में अंकिता यहाँ तक ये कहती हैं कि मानती हूँ मैं गरीब हूँ, पर क्या 10,000 रुपए के लिए मैं खुद को बेच दूं। प्रोसिक्यूशन द्वारा अदालत में ये भी कहा जाता है कि 18 सितंबर 2022 की शाम को कुछ जो आई विटनेस वहां पर मौजूद थे, होटल स्टाफ, उनके द्वारा अंकिता को रोते चिल्लाते हुए देखा गया था और वो फोन पर किसी से कह रही थी कि मुझे यहाँ से ले चलो, यहाँ तक कि वो स्टाफ के सामने भी गिड़गिड़ा रही थी कि मेरे बैग को सड़क पे फेंक दो पर मुझे यहाँ से निकाल लो। और रिजॉर्ट के मैनेजर सौरभ भास्कर और असिस्टेंट मैनेजर अंकित गुप्ता दूसरे बाइक पर इनके पीछे गए थे और अंकिता को पुलकित आर्या की बाइक पर बैठे हुए अंतिम बार जाते हुए देखा गया था। ये पूरा मामला सीसीटीवी में भी मौजूद मिलता है। अदालत द्वारा जिस समय और स्थान पर अंकिता का मर्डर हुआ था वहां पर आई विटनेस न होने की वजह से इस पूरे मामले में लास्ट सीन थ्योरी के आधार पर वर्डिक्ट दिया जाता है। हालांकि कोर्ट के फैसले पर असंतोष जताते हुए अंकिता के माता पिता द्वारा कहा जाता है कि आरोपियों को
फांसी मिलनी चाहिए थी। दोस्तों, ये केवल एक लड़की की हत्या नहीं है, बल्कि सत्ता, प्रभाव और महिला सुरक्षा की वो हकीकत है जिसे अक्सर हम नजरअंदाज कर दिया करते हैं। अंकिता भंडारी केस पूरे सिस्टम और समाज को आईना दिखाने का काम करती है। इस केस के बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं किसी नई, सच्ची लेकिन डरावनी हकीकत के साथ। शुक्रिया।